राजस्थान विधानसभा के अंदर बजट सत्र चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, प्रश्नकाल चल रहा है, शून्यकाल चल रहा है और निरंतर नई चीजें देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टी शर्ट पहन के आए हैं जिस पे लिखा हुआ है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो टी शर्ट पहन के ही कांग्रेस के विधायक आज सदन के अंदर बैठे हुए हैं। जब सड़कों पर आए तो मार्च करते हुए आए। मेरे साथ में है बीएपी के विधायक थावरचंद जी। थावरचंद जी, आज कांग्रेस जो है वो टी शर्ट पहन के आई है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपका दिल्ली के अंदर अलायंस है इंडिया, उसके अंदर आप भी हो। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई आरोप अगर बड़े पॉलिटिकल लीडर पे लगता है तो खुलकर बोलना चाहिए। जब दिल्ली की संसद चल रही है और वहाँ जिस प्रकार से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और पीएम जो देश की सर्वोच्च संस्था पर बैठे हुए हैं और हम सबके सम्मानित भी हैं, अगर उनके लिए कोई बात आती है तो खुलकर बताना भी चाहिए। और अगर F-16 फाइल की तरह कोई बात सामने आ रही है, उसके लिए भी विरोध हो रहे हैं, तो क्यों इन तथ्यों को छुपाया जा रहा है? और देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ में, ये जो विधानसभा है जहां एक सांकेतिक प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन उसको पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 8 करोड़ लोगों का इंतजार रहता है कि हमारे लिए कोई समाधान और नीतियां की बात चलेगी। तो जहां तक कहना चाहूँगा कि जो बात दिल्ली की है तो दिल्ली में खत्म होनी चाहिए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम विधानसभा के अंदर निरंतर रूप से देख रहे हैं जब से बजट सत्र चल रहा है कि भाषा की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन दोनों तरफ से किया जा रहा है। आज भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक के बीच में बहस हो गई। उन्होंने कह दिया कि यहाँ सवाल पूछने आते हो या नाटकबाजी करने के लिए आते हो, तो उस पर काफी गर्मा गर्मी भी हुई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये जो लोग हैं ये बड़े अनुभवी हैं, इस सदन का हिस्सा रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई उससे भी ज़्यादा, और इनकी भाषाओं को सीखने के लिए हम जैसे लोग तैयार हैं। यदि ये ऐसी परंपराएं बोए कि जिससे मर्यादित भाषा हो, हम भी सीखे और प्रदेश का आने वाला और नौजवान और यहाँ सदन के आएगा तो वो भी उस परंपराओं के अनुसार रहेगा। यदि हमारे सीनियर ही अगर मर्यादित भाषा में रहेंगे तो शायद इसका इफेक्ट सबको पड़ेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी मर्यादित भाषा हो जिससे पूरे समाज में एक बेहतर मैसेज जाए। नहीं, पर थावर जी, सवाल तो ये खड़ा होता है जब सदन के अंदर इस तरीके की भाषा एक दूसरे के लिए उपयोग कर लेते हैं तो बाहर आम आदमी की संग क्या भाषा होती होगी? यही बात कहना चाहूँगा। हम आदर्श हैं, 8 करोड़ में से 200 लोग इसके अंदर बैठते हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं और जनता इनको प्यार देती है यदि आप पे और आपका चरित्र दिखाता है कि आपका व्यवहार और आपकी भाषा किस प्रकार की है। इसलिए उस भाषा को ऊपर रखा जाए कि जिससे कल किसी के साथ बैठे तो एक दूसरे को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। कल राजस्थान में कैबिनेट की बैठक हुई, राजस्थान सरकार के मंत्री बैठे, उसके अंदर बड़े बड़े फैसले किए गए। एक फैसला था कि अब 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं उनको चुनाव लड़ने में छूट मिलेगी पंचायती राज और निकाय चुनाव के अंदर। आप लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो चुनाव के अंदर बच्चों की जो पॉलिसी थी वो एक समय था जब सरकारें ये सोचती थी कि जागरूकता लाए और कंट्रोल करे, बच्चे 2 ही हो। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग जागरूक भी है। क्या उस समय आबादी ज्यादा थी, आज आबादी ज्यादा है? आबादी तो ज्यादा है, हम 2 हमारे 2, अब 2 से 2 बढ़ते जा रहे तो आबादी ज्यादा ही होगी। लेकिन इससे हमारे क्षेत्र को तो फायदा है क्योंकि हमारे 2 से ज्यादा भी होते हैं कई जगह तो। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि काबिल इंसान जो भी होगा उसको जनता चुन कर भेजेगी। एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी आपके ये संघ का जो लोग हैं, वो निरंतर रूप से एक बात कह रहे हैं, सनातन को बचाना है तो संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, घटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। ये इस तरीके की बातें भी निकल के आई हैं। तो क्या कहीं उससे प्रेरित आपको ये फैसला नजर आ रहा है? किस तरीके का नजर आ रहा है? मैं जहाँ तक मानता हूँ धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। और दूसरी बात, कैसे कटेगा हिंदू, ये एक राजनीतिक स्टैंड होता है कि जहाँ देश के अंदर सरकारें आपकी हैं, राज्यों के अंदर सरकारें आपकी हैं, एजेंसियां सारी आपकी हैं, और उसके बाद में भी आप कह रहे हो कि हमें धर्म से खतरा है, हमारे धर्म को खतरा है, तो इसका मतलब तुम्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए जो सत्ता संभाल के धर्म को बचा सके उसको। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो दावे करते हैं कि हम धर्म गुरु हैं। अगर धर्म गुरु होते तो धर्म गुरु का एक धर्म होता है कि सांसारिक मोह माया और स्वार्थ की दुनिया से बिल्कुल दूर होता है। तो आप तो धर्म गुरु कौन से हो? आप पार्टी का पट्टा पहन के घूम रहे हो, आप पार्टी के प्रचारक बने हुए, ये तुम्हारी धर्म गुरु की एक विंग बना रखी है। इसके माध्यम से जो चल रहा है वो सारे लोग देख रहे हैं। और ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तलवारें चाकू लेके दौड़ता फिरता है? अभी एक वाकया हुआ था, आपने सोचा था कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों ने धर्म पूछकर गोली मारी तो वो आतंकवादी था, और मानता हूं आतंकवादी था, उसकी सजा उसको मिली और हमारा देश मजबूत था, हमारे सैनिक मजबूत से दी। लेकिन एक सांसद जो पूर्व का सांसद है वो धर्म पूछकर कंबल बांटता है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? यही नफरत है और यही फर्क है। इंसान को इंसान रहने दो और इंसान से मोहब्बत सिखाओ,
हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है, हम इंसान और इंसानियत को जिंदा रखना। मैं एक सवाल, धर्म गुरुओं की बात चल रही थी, मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हम देखते हैं तो कई जगह पे, लगभग अब तो सभी जगह हो गई जहाँ पे बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, पर हम आपकी बेल्ट के अंदर कभी भी इस तरीके का कुछ सुनने में नहीं आता है। कारण क्या है? हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हैं, और पहली बात तो यह है कि हम जागरूक हैं या इतने पिछड़े हुए हैं कि कोई आना ही नहीं चाहता? नहीं। हम लोग दार्शनिक हैं, हम लोग काल्पनिक नहीं हैं। ये बात समझने की है। दार्शनिक का मतलब वो है जो हमने आंखों से देखा है, और हम उसकी पूजा करते हैं जो जिनको आंखों में देखते हैं। एक प्रकृति है, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, उन सबको हमने आंखों से देखा है। एक हमारे पुरखे हैं, माँ बाप ने देखा होगा, यहाँ पे हमारे पुरखों ने देखा, 10 पीढ़ी से उनकी पूजा करते हैं। हम काल्पनिक के विश्वास नहीं करते और काल्पनिक की पूजा नहीं करते। और जिस प्रकार से पाखंड फैलाकर आप लोगों ने इस पाखंड के माध्यम से राजनीति को हिस्सा बनाया, इससे लोगों का विश्वास उठ रहा है। आस्था अपनी जगह है, सभी लोगों की अपनी अपनी आस्था का मैं सम्मान करता हूं। मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज आपने नहीं देखे तो आपके बड़े वालों ने देखे होंगे, उनके बड़े वालों ने देखे होंगे, उनके बड़े वाले ने देखे होंगे। पर हम अगर बात करें सनातन संस्कृति की, तो राम भी तो किसी ना किसी ने देखे ही होंगे, किसी ना किसी के पुरखों ने। दिया कुमारी जी दावा करती हैं वो वंशज है उनके। ऐसा काल्पनिक कैसे हो सकता है? इस रामायण की किताब को मैंने भी पढ़ा है, महाभारत की किताब को भी पढ़ा है। रामायण की किताब के ऊपर ही ऊपर लिखा होता है ऋषि ऋषि मुनि द्वारा, इसका क्या नाम, वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ। तो उस पर रचित ग्रंथ क्यों लिखा है? महाभारत पे ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ, तो रचित ग्रंथ क्यों लिखा है? किसी ने बोला, उन्होंने रचना कर दी। और दूसरी चीज है कि बहुत सारे, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सबकी आस्था है अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे तथ्य तो थाईलैंड में मिलते हैं। और इस देश के अंदर 300 प्रकार से ज्यादा अवधारणा है रामायण की, और कहीं पर गोरे राम को गोरा दिखाया गया, कहीं पर काले दिखाया गया। तो लोगों की मानसिकता के अनुरूप उन्होंने अपने मन में कल्पना बनाई उसके रूप। और ये एक रामायण की किताब है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है उस संस्कारों में जीना चाहिए। तो इस जीवन शैली को संस्कारों में लाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में यही कहूंगा कि सबकी अपनी आस्था है, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना। आपने कहा कि आस्था और उसमें जो दिखाए गए संस्कार हैं रामायण में, आपने माना इस चीज को कि संस्कार है रामायण में? नहीं, संस्कार तो हर एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी होती है, उसके अंदर कुछ चीजें संस्कार वाली होती हैं और कुछ चीजें अलग होती है, जिसके अंदर लोग 100 में से 99 चीजें पॉजिटिव। आपको रामायण के क्या संस्कार अच्छे लगे? मतलब उनकी मर्यादा है, एक दूसरे की मर्यादा है जो ठीक है। और मैंने पढ़ा है इसको, मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, हमारे एक सिलेबस के अंदर किताबें आती थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको हमने देखा है। एक फैसला और किया गया है कि पंचायत राज और निकाय के अंदर अब शैक्षणिक जो पाबंदी थी उसको भी हटा दिया गया है। आप युवा हो, आपने कहा कि इस विधानसभा के अंदर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और फिर आने वाले समय में कुछ बदलने की मंशा रखते हैं। इस फैसले को एक युवा विधायक कैसे देखते हैं? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जब परीक्षाओं के अंदर और हर परीक्षाओं के अंदर आपकी डिग्री चाहिए, हर परीक्षाओं के अंदर पढ़े लिखे लोग अच्छी परीक्षा देकर यहाँ आते हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर जाएंगे जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसका जो राज है कोई और चलाए? ये भी मंजूर नहीं है। इसके वास्तव में योग्यता इसमें भी तय होनी चाहिए, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो या BA हो, लेकिन बिना योग्यता के अगर आप किसी को पंचायत का मुखिया तैयार कर रहे हो तो वो उसके पास बेहतर समझ होगी और राज्य की और देश के अंदर जितनी भी नीतियां बनेगी वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, योजनाओं का कैसे पहुंचाएंगे। इसका मतलब अंगूठा छाप और खाली साइन करने के लिए रखेंगे तो उसके नीचे कई लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे जो उसको चलाने वाले मिलेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज आपने पंचायती राज का विषय निकाला। आज मैंने कल तो एक बात कही थी कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगर पालिका नगर निकाय अवैध हैं, जिसके अंदर ग्राम सभा है। ग्राम सभा का आर्टिकल 244(1) की मूल भावना कहती है कि कोई भी फैसला हो तो नगर ग्राम सभाओं की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। और ये इसलिए रखा गया है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से हमें हमारी जमीन, हमारे अधिकार को सुरक्षित रखने का भाव है। और समता जजमेंट और ये कहता है कि ये रामजी रेड्डी का एक जजमेंट आया था 1988 के अंदर। उन्होंने खेत का मतलब उसमें बताया घर है, कुआं है, जमीन है, रास्ते हैं, भवन है, ये सब शामिल है। यदि वहां पर बनता है, नगर पालिका बनती है तो नगर पालिका आदिवासी से हटकर गैर आदिवासी को भी पट्टे हस्तांतरित किए जाएंगे, जो हमारे साथ खुला उल्लंघन है। एक और नियम कहता है कि सरकार हमेशा जो बताती है कि
अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243P और अनुच्छेद 243ZG इसका हवाला देती है, लेकिन वो ये नहीं पढ़ती है कि अनुच्छेद 243 एक साफ कहता है कि इस अनुच्छेद 5वीं अनुसूची के अंदर नहीं लागू हो सकता, क्योंकि संसद के अंदर ये कानून पारित है। अगर संशोधन करवाना चाहे तो संसद के अंदर दोबारा कानून पारित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि या तो सरकारें संविधान को नहीं मानती, या संविधान से ऊपर उठकर फैसला करना चाहती, या आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ रही, या संविधान की हत्या करना चाहती। राजस्थान में आपको ऐसा कहाँ होता नजर आ रहा है? आज जहां पर हमारे नगर पालिकाओं का विस्तार हो रहा है, नगर पालिका विस्तार के साथ में हमारी जमीनें भी अधिग्रहण हो रही है। जो जमीन पहले आदिवासियों के अलावा दूसरे के खाते नहीं हो सकती थी, अब उसको नगर पालिका के पास पावर है, सीधा वो पट्टे दे सकती काट के, तो इसका मतलब हमारा अधिकार हनन हुआ। दूसरी बात, उदयपुर के अंदर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है, विकास के नाम पर यूडीए और यूआईटी लेके आए। जब यूडीए और यूआईटी की बात की जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास कानून बने हुए हैं। और एक कानून और है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2003 की धारा 9 एवं 13 के अंतर्गत प्राधिकरण की भाषा जो अलग है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान नहीं लागू है। और एक है कि 73वें संविधान संशोधन के अंदर पैसा अधिनियम का कानून लागू है। तो वहां पर यूडीए और यूआईटी लगातार विस्तार करती जाएगी, तो आसपास के जो गांव हैं उनको उसके अंदर लेंगे, और फिर वहां पर भी यही होगा, पट्टे और काटेंगे, भूखंड कॉलोनियां काटी जाएगी, मतलब आपके अधिकार से निकल जाते हैं। बिल्कुल। और एक और वाकया हो रहा है उदयपुर के अंदर कि जो लोग बरसों से बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके घर बनाए, झोंपड़ी बनाई, उनको यूडीए यूआईटी कल परसों आकर उनको बुलडोजर चला के घर गिरा देती है। इतना खौफनाक मंजर होता है, आप भी देखो, आंसू आ जाए। हम लोगों की पीड़ाओं को समझने के लिए वहां गए थे, और फिर उस जगह पर बड़ी बड़ी होटलें खड़ी हो जाती है, उस जगह पर कुछ और खड़ा हो जाता है, सरकारी कार्यालय खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में बड़े लोग होते हैं जो हमारे, अभी मैंने कल जांच की भी मांग की थी, प्रतापगढ़ जिला, सलोम्बर, उदयपुर और हमारे दरियावद में जितनी भी आवासीय कॉलोनियां कटी, भूखंड कटे बिना नियमों से, और उनके कोई भी जांच नहीं हुई, उनकी भू सत्यापन नहीं हुआ। और हमारे प्रतापगढ़ का तो ये हाल है कि वहां पर एक बड़ा भू माफिया है, पहले पूर्व में हिस्ट्री चीटर भी घोषित है, और उस अभी हाल ही में वो भाजपा का प्रतिनिधि बना रखा है विधायक का, और पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज हैं। 50 से ज्यादा पट्टे नियुक्त किए माननीय कलेक्टर महोदय ने, और अभी नालों के निर्माण के ऊपर भी उन्होंने पट्टे दे रखे हैं, सरकारी जमीन पर पट्टे दे रखे हैं। ऐसा कहीं सोसाइटी, हाँ, तो ऐसे कई घोटाले, और कलेक्टर मैडम तो उसको उजागर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मंत्रियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बड़ी बातें और दावों के साथ सदन के अंदर, पवित्र सदन में बोलते हो, वैसा ही धरातल पे करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा विषय उठ के आ गया है, और वो विषय ये है कि जिस तरीके से भूमाफिया काम करते हैं, आज ये विषय लेके आए हैं प्रतापगढ़ का, आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर का। लेकिन मैं आपको जयपुर का एक विषय बताता हूँ। जयपुर के अंदर आज से कुछ साल पहले सोसाइटी पट्टा के नाम पर भूमाफियाओं के द्वारा पूरी की पूरी एक कॉलोनी काट दी गई। एक तरफ है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डेवलप करके देती है, दूसरी तरफ है ये पैरेलल चलने वाला सिस्टम जो कॉलोनी काट देता है, और जिसका खामियाजा आज तक जयपुर भुगत रहा है, क्योंकि उसकी हाई टेंशन के नीचे जो कॉलोनी कटी, उस हाई टेंशन लाइन को जमीन के अंदर डालने का 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, जो राजस्थान की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी आदमी ने सस्ता खरीदा और किसी भूमाफिया ने अपनी जेब भरने के लिए वो पैसा, हाँ, ये लगातार हो रहा है। इसमें करोड़ों का बजट आता है, करोड़ों का बजट निचले स्तर से लगाकर मंत्री स्तर तक पैसा पहुंचाया जाता है, और इसकी भौतिक सत्यापन बिल्कुल नहीं होती। और इस तरीके से अगर वास्तव में किया जाए तो हर नगर पालिका, हर नगर निगम के अंदर कई सारे घोटाले उजागर होंगे, और ये सब जो होता है वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के बाद ही होता है। देखिए, विधायक नए हैं, पहली बार पहुंचे हैं, हिम्मत पूरी है, विश्वास पूरा है, और मान्यताएं भी अपनी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।